Hello guys and welcome back to our channel. My name is Archie and this is part second of our chapter first, variation in psychological attributes. This video is the part of our ongoing free CUT UG Psychology 2025 series जहाँ पे we are covering all chapters of psychology class 12th for CUT UG. तो make sure आप इस पूरी playlist को check out कर लो. I will link it down in the description. सारे वीडियोज अच्छे से कवर करो. सो विद दिस नाउ आज के वीडियो में दिस इज द पार्ट सेकंड. इन द प्रीवियस पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया था. वी डिस्कस द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, हाउ डू वी असेस देम, हम उसको मेजर कैसे करते हैं, ये सब हमने बेसिक चीज़ें बात करी थी. आज के पार्ट में हम लोग कंप्लीट रैप अप कर देंगे इस चैप्टर को. एंड इन दिस आज के पार्ट में हम मेनली विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ आईक्यू, हाउ टू मेजर आईक्यू, ठीक है, और क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं आईक्यू में. अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे. क्रिएटिविटी क्या होती है, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस होता है, कल्चर का क्या इंपैक्ट होता है इंटेलिजेंस पे. दिस ऑल विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंस नेचर वर्सेज नर्चर. दैट इज कि इंटेलिजेंस के ऊपर नेचर और नर्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट ईयर्स, तो इसको अच्छे से करना है. तो सबसे पहले नेचर क्या होता है, नर्चर क्या होता है. नेचर इज नथिंग बट योर जीन्स. नेचर इज योर जीन्स. योर हेरिडिटी इज नेचर. तो नेचर अगर आप वर्ड कहीं भी देख रहे हो तो उससे समझना नेचर का मतलब है जीन्स. इन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात कर रहे हैं. जनरल वे में, जनरल लैंग्वेज में तो नेचर का मतलब इज अवर इन्वायरमेंट, बट इन साइकोलॉजी नेचर इज योर जीन्स एंड नर्चर इज योर इन्वायरमेंट. नर्चर इज योर इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप नर्चर हुए हो, जहाँ पे आप रियर हुए हो, जिस भी इन्वायरमेंट में. तो ये है नेचर एंड नर्चर. तो इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है इंटेलिजेंस पे, वी विल सी दिस. तो सबसे पहले नेचर वाली क्या डिबेट है इंटेलिजेंस की. सो द एविडेंस फॉर हेरिडिटी और नेचर इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटेलिजेंस कम्स मेनली फ्रॉम स्टडीज ऑन ट्विन्स एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन. दिस इज इंपॉर्टेंट कि ट्विन्स और अडॉप्टेड चिल्ड्रन पे जो भी स्टडीज करी गई है उससे हमको पता लगता है कि अच्छा नेचर का, जीन्स का भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है इंटेलिजेंस पे. देयर इज सम कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन ट्विन्स एंड सिबलिंग्स. ट्विन्स और सिबलिंग्स के बीच में कोरिलेशन होता है इंटेलिजेंस का, और ये कोरिलेशन इसी हायरार्की में होता है. ठीक है, तो इसको हमको अच्छे से समझना है बिकॉज ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन पास्ट ईयर्स. तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन वेरी इजी वे. तो देखो, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप एंड द इन्वायरमेंट इन विच द इंडिविजुअल इज रियर्ड, इन दोनों को मिला के हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं द कोरिलेशन, कि कितना जो दो इंडिविजुअल हैं वो कितना आपस में उनकी इंटेलिजेंस को रिलेट करेगी. कितना से पहले है आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस जो कि सेम कंडीशन में, सेम इन्वायरमेंट में रियर हुए हों. अब वी नो आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं, जो कि सेम जायगॉट से आते हैं और इनका जनरली जेंडर भी सेम होता है. तो जो आइडेंटिकल ट्विंस रियर होते हैं सेम इन्वायरमेंट में, उनकी कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज 0.90, विच इज़ वेरी हाई कोरिलेशन. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन. तो सबसे पहले ऐसे आइडेंटिकल ट्विन जो कि सेम इन्वायरमेंट में रियर होंगे उनकी सबसे ज़्यादा हाई होगी इंटेलिजेंस. तो अगर मान लो लेट्स से वी हैव टू ट्विन्स जो कि आइडेंटिकल हैं प्लस ये सेम इन्वायरमेंट में भी रियर हुए हैं, तो इनकी इंटेलिजेंस का कोरिलेशन होगा 0.90. सबसे ज़्यादा कोरिलेशन इन्हीं की होगी. मतलब सेकेंडली वी हैव आइडेंटिकल ट्विन्स जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट में रियर हुए हैं, जिनका इन्वायरमेंट अलग अलग रहा हो, तो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी इंटेलिजेंस कम हो गई है. ठीक है. एंड नेक्स्ट आर फेटर्नल ट्विंस. फेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं, जो कि दो अलग अलग ज़ायगॉट से प्रोड्यूस होते हैं और जनरली इनका जेंडर भी अलग होगा. फेटर्नल ट्विंस जनरली एक फीमेल होगा, एक मेल होगा. आइडेंटिकल ट्विंस में हम दोनों ही मेल हो सकते हैं, दोनों ही फीमेल हो सकते हैं. तो जो फेटर्नल ट्विंस जो साथ में इफ़ दे आर रियर्ड टुगेदर तो इनकी कोरिलेशन हो जाएगी 0.60. अगर इफ़ दे आर रियर्ड अपार्ट तो इनकी और कोरिलेशन कम हो जाएगी. फिर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स भाई बहन आपके, अगर इफ़ दे आर रियर्ड टुगेदर तो उनकी कोरिलेशन 0.50 हो जाएगी. एंड इफ़ दे आर रियर्ड अपार्ट तो उनकी कोरिलेशन और भी कम हो जाएगी. तो इस तरीके से, तो अगर अब नाउ इफ़ वी वांट टू अरेंज इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग की सबसे ज़्यादा कोरिलेशन किसकी होती है, सबसे कम कोरिलेशन किसकी होती है, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है. विल डिस्कस द पीवाईक्यूज ऑल्सो. तो सबसे ज़्यादा कोरिलेशन होती है आइडेंटिकल ट्विंस की. आइडेंटिकल ट्विंस इन सेम इन्वायरमेंट, जो कि सेम इन्वायरमेंट में रियर हुए हों. इसके बाद होती है आइडेंटिकल ट्विंस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट में रियर हुए हों. देन योर फ्रेटर्नल ट्विंस. फ्रेटर्नल ट्विंस जो पहले सेम फिर वही है कि जो सेम इन्वायरमेंट में होंगे उनकी थोड़ी ज़्यादा होगी, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होंगे उनकी थोड़ी कम होगी. एंड देन योर सिबलिंग्स. देन योर सिबलिंग्स, और इसमें भी जो कि सेम इन्वायरमेंट में होंगे उनकी कोरिलेशन ज़्यादा होगी, और जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होंगे इनकी कोरिलेशन थोड़ी कम होगी. तो इस तरीके से इस हायरार्की में कोरिलेशन डिक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट, तो स्टडीज ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन विच शो दैट चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस इज मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल रादर देन अडॉप्टिव पेरेंट्स. बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा सिमिलर होती है उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से रादर देन अडॉप्टिव पेरेंट्स, बिकॉज जीन सेम है इसी उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, तो उनसे इंटेलिजेंस उनकी ज़्यादा सिमिलर होती है. तो ये था
नेचर का डिबेट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ से हमको पता लगा कि नेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटेलिजेंस पे। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं एंड जो सिबलिंग्स हैं, हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही का, अगर इफ़ वी कीप द इन्वायरमेंट सेम, अगर दोनों ही इन्वायरमेंट सेम एक ही इन्वायरमेंट में रियर हो गए हो बट उनकी जीन्स में बहुत डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट इज नर्चर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कितना इन्फ्लुएंस होता है? विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट फैमिलीज विद हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एग्जिबिट लार्ज इंक्रीज इन द इंटेलिजेंस स्कोर। मतलब अगर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है तो इट देयर आर चांसेस कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी आईक्यू भी हाई होगी। ठीक है। इन्वायरमेंटल डिप्रिवेशन लोअर्स इंटेलिजेंस, और जितनी ही सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम होगा उतनी ही हमारी आईक्यू भी कम होगी। सो रिच न्यूट्रिशन, गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड क्वालिटी स्कूलिंग इंक्रीजेज इंटेलिजेंस। तो अगर आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है आपका, तो आपकी इंटेलिजेंस होने के भी चांसेस, इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो हो सकता हो कि आपका इन्वायरमेंट पुअर हो, इतना अच्छा इन्वायरमेंट ना हो, इस वजह से आपकी इंटेलिजेंस कम हो। तो इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, अवर नेचर एंड इन्वायरमेंट दैट इज नर्चर। तो इन दोनों का ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है नेचर एंड नर्चर का। तो क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है, तो इन क्वेश्चन वी विल सी कि इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन किसका होता है, तो इट इज द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या फिर नेचर एंड नर्चर। तो अगर ये, तो ये छोटा सा टॉपिक था, हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू आई क्यू। अब हम लोग इंटेलिजेंस टेस्टिंग, हम लोग आई क्यू की बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बहुत आसानी से वी विल अंडरस्टैंड, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ कुछ तो फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको लर्न करनी ही है, एंड कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली है विच आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सबसे पहले किसने आई क्यू टेस्ट बनाया? तो अल्फ्रेड बिने वॉज द वन, एंड इन द लास्ट पार्ट वी डिस्कस की इनकी थ्योरी भी हमने डिस्कस करी थी, एंड वी सॉ कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोमेट्रिक्स। तो 1905 में इन्होंने पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था। इन्होंने पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, जिसको हम लोग बिनेट साइमन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बिनेट साइमन टेस्ट भी कहते हैं, एंड दिस इज अ वर्बल टेस्ट। ठीक है, ये एक वर्बल टेस्ट है, और ये हम लोग देखेंगे जब वी विल स्टडी द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो 1905 में अल्फ्रेड बिने ही गेव द फर्स्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसको कहते हैं बिनेट साइमन टेस्ट। तो ये टेस्ट का नाम याद रख लेना, बिनेट साइमन टेस्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ही गेव द यूनियन वन फैक्टर थ्योरी, एंड ऑल्सो ही कॉइंड द टर्म मेंटल एज। तो ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म मेंटल एज, इन्होंने मेंटल एज इस टर्म को भी कॉइन किया था। तो इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी है, बिनेट साइमन टेस्ट एंड मेंटल एज। नेक्स्ट इज विलियम्सटन। 1912 में ही गेव द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू और इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का किसने कंसेप्ट दिया था, हु गेव द कंसेप्ट? तो विलियम्सटन ने दिया था। कब दिया था? 1912। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इसको अगर आप याद कर लो कि डायरेक्ट आपको आसानी से यू विल स्कोर, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन चाहिए। तो विलियम्सन ने 1912 में इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया था, और इन्होंने एक आईक्यू का फॉर्मूला दिया था विच इज नोन एज MA, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, ये 100 क्यों था? ताकि हम IQ को रेशियो में ला पाए, ताकि हम डेसिमल्स को रिमूव कर पाए, इसीलिए 100 यहाँ पे है। तो MA अपॉन CA इंटू 100। अब MA क्या होता है? MA इज द मेंटल एज, मेंटल एज, एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज तो बहुत आसान है, पर्सन एक्चुअल बायोलॉजिकल एज। जैसे मेरी एज अगर अभी 20 है, आपकी एज अगर अभी 18 है, तो दिस इज क्रोनोलॉजिकल एज। ये तुम्हारी बायोलॉजिकल एज होती है, जो कि फ्रॉम बाय बर्थ मिलती है। मेंटल एज का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मेंटल एज क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू देयर एज ग्रुप। A mental age of 5 means the child performs at the level of average 5-year-old। मतलब क्या हुआ? अगर आपकी मेंटल एज 5 है लेट्स से, तो मतलब आप, आपकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे हम आपकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी मेंटल एज 5 है लेट्स से, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इट इज रिलेटिव टू दी 5-year-old। तो आप जो 5 साल का बच्चा है उसके कंपेरेटिवली आप परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, अगर आपकी मेंटल एज 10 है, तो आप 10 साल के जो बच्चे होते हैं, या 10 ईयर ओल्ड जो होते हैं, आप उनके लेवल पे, आप इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो, उनके लेवल तक परफॉर्म कर पाते हो। अगर 20 है तो सेम 20, 30, 40। तो मेंटल एज एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेजर करने का क्वेश्चन है। आपकी ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेजर करता है रिलेटिव टू द एज ग्रुप, रिलेटिव टू द एज ग्रुप। तो अगर आपकी 5 है, तो आप मतलब 5 साल के एवरेज जितने बच्चे की तरह आप परफॉर्म कर पा रहे हो इंटेलेक्चुअली। ठीक है, तो अगर जिस भी बच्चे का जो भी ब्राइट चाइल्ड होगा, तो उसकी मेंटल एज विल बी हायर देन CA। तो मतलब वो अपनी क्रोनोलॉजिकल, अपनी बर्थ एज से ज़्यादा इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है। अगर लेट्स से आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, और इफ़ आई एम अ ब्राइट चाइल्ड, तो मेरी जो मेंटल एज हो जाएगी वो ऑफन
मेरी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगी तो लेट्स से वो 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 35 एनीथिंग, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगी। एंड वहीं पर जो डल चाइल्ड होगा उसकी मेंटल एज कम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से। अगर आपकी क्रोनोलॉजिकल एज लेट्स से 10 है तो आपकी फिर मेंटल एज 5 हो सकती है। तो ये अगर ऐसा है कुछ तो मतलब यू आर रिटार्डेशन, मतलब आपको इंटेलेक्चुअली रिटार्डेशन है। वेन अ चाइल्ड MA इज 2 years लोअर देन CA, और यहाँ पे तो 4-5 years लोअर है, तो ये हो जाती है मेंटल रिटार्डेशन, जब आपकी मेंटल एज इज लोअर देन योर क्रोनोलॉजिकल एज, और वो भी 2 years लोअर, 2 या 2 से ज़्यादा साल अगर कम है तो डैट इज रिटार्डेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट IQ, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। तो इफ़ आई नाउ इफ वी कंप्यूट IQ की IQ कैसे कंप्यूट करें, तो लेट्स से हमको क्रोनोलॉजिकल एज इज गिवन एज 14 एंड मेंटल एज इज गिवन एज 16। तो यहाँ पे अगर हमको IQ कंप्यूट करना है तो IQ वुड बी 16/14 into 100, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई करके वी कैन कंप्यूट द IQ। ठीक है, तो ये IQ का फॉर्मूला था, विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। इसके बाद नाउ हमने देख लिया कि हाउ वी कैन कंप्यूट IQ। अब IQ स्कोर्स आते हैं, कुछ IQ स्कोर्स आएंगे, तुम्हारा कुछ IQ आएगा, मेरा कुछ IQ आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसके बेसिस पे हम लोगों को क्लासीफाई भी कर सकते हैं, वी कैन क्लासीफाई पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ। तो हम ये देख सकते हैं ये IQ रेंज है। तो एवरेज जो IQ रेंज है वो है 90 से 109 के बीच में। तो अगर आपकी IQ रेंज 90 से 109 के बीच में आती है मतलब आप एवरेज हो, एवरेज IQ है आपकी, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, आप ठीक ठाक हो, आप सही हो। एंड हम देखेंगे 50% हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो इसी एवरेज IQ में आती है। बट अगर आपकी IQ इससे ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा, ठीक है, या फिर एवरेज से कम है, तो फिर देन आप कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है आपके पास। अगर तो ज़्यादा है देन यू कैन कॉल्ड एज गिफ्टेडनेस, आपके पास ज़्यादा IQ है, यू आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। बट इफ़ यू तुम्हारी IQ बिलो है देन द एवरेज एंड उसमें भी अगर 70 टू बिलो, 70 से कम है, तो यू विल बी टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो एंड यू विल बी हैविंग फेयर डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी आपको होगी इन परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से IQ के बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन लोगों का कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन से IQ स्कोर्स जो होते हैं वो नॉर्मल कर्व पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मोस्ट IQ स्कोर्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, मतलब जो एवरेज IQ स्कोर्स होते हैं वो 100 है, मीन स्कोर्स IQ के 100 होते हैं। ठीक है, तो IQ रेंज अगर 90 to 110 के बीच में है तो मतलब आपकी एक नॉर्मल इंटेलिजेंस है, आप कैपेबल हो, सब काम आप कर लोगे आराम से अपनी लाइफ में, नॉर्मल इंटेलिजेंस है। बट अगर 70 से कम हो जाती है तो इट इज टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड अगर 130 से अब हो जाती है तो इट इंडिकेट्स एक्सेप्शनल टैलेंट्स। ज़्यादातर मोस्ट फॉल इन द मिडिल रेंज, ज़्यादातर इस मिडिल रेंज में 90 to 110 में ही फॉल करते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल कर्व विच IQ के स्कोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है। तो हम देख सकते हैं कि एवरेज IQ 100 होती है एंड मोस्ट ऑफ द IQ स्कोर्स इसके बीच में लाई करते हैं। यहाँ के अगर आपकी IQ है तो आपके पास नॉर्मल इंटेलिजेंस है, आप फेयरली सब काम कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी, एंड टू बी प्रिसाइज अगर 130 से ज़्यादा है, 130 से ज़्यादा है तो वेरी सुपीरियर है, हम इसको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अगर 130 से ज़्यादा है, एंड अगर 70 से कम है तो दिस इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर 70 से कम है। एंड इसकी भी कुछ लेवल्स होती हैं। अगर 20 से कम है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड आपको डिफिशिएंसी होगी इंटेलेक्चुअली, 30 से कम है, 30 तक है तो सीवियर, 40, इस तरीके से कुछ रेंजेस भी बनाई हुई हैं, दिस वी विल डिस्कस। फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो IQ स्कोर्स होते हैं पॉपुलेशन के वो एक नॉर्मल कर्व में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है नेचर। सिमेट्रिक का मतलब कि ये दोनों ही, अगर इफ़ वी डिवाइड दिस इनटू हाफ तो दोनों ही बोथ हाफ्स इक्वल होंगे। सिमेट्रिक होता है, नॉर्मल होता है, इसको हम लोग बेल कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर्स होते हैं वो 100 होता है, तो मीन जो यहाँ पे एवरेज है वो 100 है। इससे ज़्यादा है तो इंटेलेक्चुअली आप गिफ्टेड हो, इससे कम है तो इंटेलेक्चुअली डिफिशियंसी है। तो सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअली डिफिशियंसी देखते हैं, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं। इट रिफर्स टू चिल्ड्रन हु फेस सीरियस लर्निंग डिफिकल्टीज इन सिंपल टास्क, मतलब डे टू डे लाइफ में सिंपल से सिंपल टास्क करने में भी इन बच्चों को दिक्कत आती है। एंड दिस इज अगर आपकी IQ 70 से कम है, 70 से बिलो है तो मतलब आपको इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी है। डिस डिफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर में दिक्कत होती है, एवरीडे फंक्शनिंग में दिक्कत होती है, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क नहीं कर पाओगे। एंड जनरली ये इसका ऑनसेट डेवलपमेंटल पीरियड के ही दौरान हो जाता है, मतलब 0 to 18 ईयर्स। तो इसी को हम लोग, इसी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में क्लासीफाई करते हैं। इन DSM-5 हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज कैटेगराइज अंडर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बिकॉज इसका ऑनसेट डेवलपमेंटल पीरियड से ही शुरू हो जाता है। तो इसकी कुछ लेवल्स होती हैं, जैसे कि बात करी तो
लास्ट से अगर हम देखें तो प्रोफाउंड वो होती है जब आपकी IQ 20 या 25 से कम है। 20 to 25 से भी कम अगर आपकी IQ है तो यू हैव प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और यहाँ पे टोटल केयर एंड सपोर्ट चाहिए थ्रू आउट लाइफ। मतलब टोटल आपको सपोर्ट की, लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बाद अच्छा, ये रेंज, IQ रेंज याद करना ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन आ सकते हैं कि आए भी हुए हैं कि प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्या IQ रेंज होती है, मॉडरेट की क्या IQ रेंज होती है। तो उसको याद करने के लिए आपको सारी नहीं याद रखनी है, बस प्रोफाउंड से याद करो। दैट्स वाई आई स्टार्टेड फ्रॉम प्रोफाउंड। प्रोफाउंड की है 20 to 25, इसके नीचे है तो प्रोफाउंड है। आप इसमें 15 ऐड करते जाएंगे, प्लस 15 कर दो, 20 में 15 35, 25 में 15 40। तो सीवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की IQ रेंज होती है 20 से 25, इसको तो लेंगे ही, टू 35 to 40। ठीक है, ये होती है सीवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की IQ रेंज। इसमें मेजर डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, यहाँ पे भी हाई लेवल्स ऑफ सुपरविजन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी सुपरविजन चाहिए। सीवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देन मॉडरेट की IQ रेंज क्या हो जाएगी, 35 to 40, प्लस 15 कर देंगे दोनों में तो 50 to 55, ये IQ रेंज होती है मॉडरेट की। एंड यहाँ पे ये इंडिविजुअल ट्रेनेबल होते हैं, हम इनको ट्रेन कर दें तो अपने आप ये सेल्फ केयर कर सकते हैं सुपरविजन में रह के, तो ये ट्रेनेबल। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ट्रेनेबल इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं, तो ट्रेनेबल इंडिविजुअल्स याद रखना कि मॉडरेट वाले होते हैं, जिनकी मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो ट्रेनेबल होते हैं, जिनको कंप्लीट लाइफ सपोर्ट चाहिए वो प्रोफाउंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है माइल्ड, जिनकी IQ 55 to 70, ये 70 तक। अब 70 के नीचे से ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चालू होती है, तो 55 to 70 जिनकी होती है उनके पास माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। एंड दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली विद सम सपोर्ट, तो ये इनकी भी दिक्कतें हैं बट माइल्ड लेवल पे है, और थोड़ा सा स्लोअर डेवलपमेंट है, बट विद सम सपोर्ट वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, जॉब्स कैरी आउट कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ी सी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये लेवल्स थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। यहाँ पे IQ रेंज याद करना बहुत ज़रूरी है, ये टर्म्स याद कर लो। ट्रेनेबल वाला होते हैं मॉडरेट, कंप्लीट लाइफ सपोर्ट प्रोफाउंड के लिए होती है, एंड माइल्ड जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। ये कौन इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी IQ 130 से ज़्यादा होती है, तो अगर IQ इज मोर देन 130 तो हम कहेंगे द पर्सन इज इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। यहाँ पे इनके पास एक्सेप्शनल पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो दो टर्म्स आते हैं, एक होता है गिफ्टेडनेस, द सेकंड इज टैलेंट। दोनों को ही अलग अलग मतलब होता है। गिफ्टेडनेस का मतलब है सुपीरियर जनरल एबिलिटी अक्रॉस एरियाज, मतलब आप हर एरिया में, हर एरियाज में अगर आपके पास एक जनरल एबिलिटी है विच इज सुपीरियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, देन हम कहेंगे आपको यू आर गिफ्टेड। बट टैलेंट इज योर एक्सेप्शनल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, तो टैलेंट होता है कि स्पेसिफिक फील्ड में, जब आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो आप, जैसे कि कोई म्यूजिक में हो, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे म्यूजिक सिंगर्स, हम सिंगर्स को देखते हैं, लता मंगेशकर, ठीक है, किशोर कुमार, तो दे हैव एक्सेप्शनल टैलेंट इन देयर स्पेसिफिक फील्ड। या फिर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं अलग अलग एथलीट्स हैं, तो उनके पास टैलेंट है, टैलेंट अपने एक स्पेसिफिक फील्ड में है। ठीक है, तो टैलेंट इज स्पेसिफिक टू अ सर्टन फील्ड, सर्टन स्किल, बट गिफ्टेडनेस एक जनरल एबिलिटी होती है जो कि सुपीरियर है। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट। फिर हाईली टैलेंटेड लोगों को हम लोग कभी कभी प्रोडिजीज भी बोलते हैं, तो अगर इफ प्रोडिजीज कहीं टर्म आता है तो दिस टर्म प्रोडिजीज इज रिलेटेड टू टैलेंटेड, तो जो बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं उनको प्रोडिजीज भी हम लोग कह सकते हैं। देन जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके कुछ साइंस होते हैं, जैसे वो अर्ली साइंस ऑफ सुपीरियर कॉग्निशन, वो बचपन से ही अगर बच्चे की, क्योंकि ये सब डेवलपमेंटल एज से ही शुरू हो जाता है, अगर आपको इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी है वो भी शुरू के कुछ सालों में ही दिख जाएगी, स्कूल जाने से पहले ही दिख जाएगी। अगर गिफ्टेडनेस है वो भी स्कूल जाने से शुरू के डेवलपमेंटल ईयर्स में ही दिख जाएगी। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो सुपीरियर कॉग्निशन शो करते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है, और लैंग्वेज भी जल्दी डेवलप कर लेते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस। लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, क्रिएटिविटी में बहुत हाई होते हैं। ठीक है, मेमोरी को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद से सारा काम अपना कर लेते हैं। तो ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ इस तरीके के सिम्टम्स शो करते हैं। बट वी हैव टू रिमेंबर कि अगर आप इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अकेडमिक्स ओनली। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा IQ हो, बहुत एक्सेप्शनली आप गिफ्टेड हो इंटेलिजेंस से, तो आप सिर्फ ये चीज़ आपकी एकेडमिक्स में ही दिखेगी। इट विल इंक्लूड्स एथलीट्स ऑल्सो, आर्टिस्ट भी आ सकते हैं, म्यूजिशियंस भी आ सकते हैं, डांसर भी, कोई भी स्पेसिफिक स्किल आ सकती है इसमें। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एकेडमिक्स, इन दिस वी हैव डिस्कस इन अवर पार्ट फर्स्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन गोज बियॉन्ड IQ। ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस है वो IQ से ही हमको पता लगे। बहुत बार टीचर के ऑब्जर्वेशन, लेट से कि आपका बच्चा छोटा ही है, ठीक है, और उस स्कूल में टीचर्स उसको उसके जो
परफॉर्मेंस है उसको ऑब्जर्व कर पाती हैं और उसको कहती हैं कि ये तो इसका परफॉर्मेंस रेस्ट ऑफ द क्लास से बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा है, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेता है, बहुत ही फास्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस वो आईक्यू से ही आइडेंटिफाई हो पाए, और भी अदर पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे टीचर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्कूल के रिकॉर्ड से पता लग सकते हैं, सेल्फ रेटिंग से, या फिर पेरेंट्स ने कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज करा कि ये तो बाकी सारे बच्चों से बहुत आगे अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो द आइडेंटिफिकेशन गोज बियॉन्ड आईक्यू। तो जो हाईली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स बच्चे होते हैं, दे रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन एंड इनरिचमेंट प्रोग्राम्स टू फुली डेवलप देयर एबिलिटीज, बिकॉज वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ज़्यादा एक्सेल होते हैं, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो नॉर्मल सेटिंग नहीं, उनको थोड़ी इनरिचमेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत है ताकि उनकी जो ये इस एबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा वो फुली डेवलप हो पाए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंटेलेक्चुअल वेरिएशन एंड में इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। तो हम आईक्यू को मेजर करने के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, हम इनको 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरीके से उनको एडमिनिस्टर किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे देख सकते हैं। देन आइटम्स किस तरीके से हैं, आइटम्स का क्या नेचर है, उसके बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो इन 3 बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस टेस्ट को। लेट्स सी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं, दे कैन बी ग्रुप्ड एज इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं ये 1 पर्सन एडमिनिस्टर किए जाते हैं, 1 पर्सन एट अ टाइम, 1 to 1 टेस्ट होते हैं, एक समय पे एक ही इंडिविजुअल इनको कैरी आउट कर सकता है, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये ओरल हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट के एग्जाम्पल इज बिनेट साइमन टेस्ट जो हमने देखा था, बिनेट साइमन टेस्ट। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल टेस्ट आता है, दैट इज बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो ये कुछ एग्जांपल हो सकती है इंडिविजुअल टेस्ट की। देन ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं, जो एक साथ बहुत सारे लोगों पे एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ठीक है, और इनके टिपिकली रिटर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं, ऑफन इन एमसीक्यू चॉइस में। तो जहाँ पे एमसीक्यू चॉइस अगर आए कि एमसीक्यू फॉर्मेट में कौन से टेस्ट होते हैं, टुक प्लेस होते हैं, तो वो होते हैं ग्रुप टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, आइटम्स होते हैं टेस्ट के। एंड इंडिविजुअल टेस्ट में हम देखते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो रैपो बिल्ड करता है अपने सब्जेक्ट के साथ और उनके रिस्पॉन्सेज को ऑब्जर्व करता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है, क्योंकि हम 1 to 1 एक एक इंडिविजुअल पे कैरी आउट कर रहे हैं। तो द एग्जामिनर वो कर सकता है, वो फीलिंग्स को समझ सकता है, वो उनको ऑब्जर्व कर सकता है। बट ग्रुप टेस्ट में क्योंकि एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग होते हैं, तो हम यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि हम पर्सनल एक्सप्रेशन या फिर मूड्स को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स यूज 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं टेस्ट को। सबसे पहले वर्बल टेस्ट। ये वर्बल रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करते हैं, वर्बल मतलब समथिंग रिलेटेड टू वर्ड्स। तो इसी वजह से इनकी एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ लिटरेट इंडिविजुअल्स के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वर्ड्स होते हैं, वर्बल रिस्पॉन्सेज की जरूरत होती है, रिटर्न ओरल कोई भी तरीके का वर्बल रिस्पॉन्स। तो इसी वजह से वोकैबुलरी स्किल्स और लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। तो हम इस वजह से हम कह सकते हैं कि वर्बल टेस्ट भी कल्चरल बाउंड होते हैं या कल्चरल बायस्ड होते हैं ये टेस्ट, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ जो लिटरेट कल्चर है, लिटरेट पॉपुलेशन है, सिर्फ उस पर ही इनको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसके बाद नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट मतलब कि ये सिर्फ पिक्चर्स का, पैटर्न्स का, इलस्ट्रेशंस का यूज़ करेंगे और कोई भी रीडिंग राइटिंग की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। एग्जाम्पल आरपीएम, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट ये वर्बल नॉन वर्बल कुछ भी नहीं होगा, इसमें परफॉर्मेंस हम करते हैं, कोई ना कोई टास्क हमको परफॉर्म करना होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट तो ये आपको कोई टास्क देंगे और वो टास्क आपको परफॉर्म करना होगा। डू नॉट रिक्वायर रिटर्न और वर्बल लैंग्वेज, जैसे कि कोर्स का ब्लॉक डिजाइन। और ये कल्चर और लैंग्वेज ग्रुप फ्री होता है, मतलब ये भी कल्चर फेयर टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी कल्चर ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको एक टास्क दे दिया, आपको उसको परफॉर्म करना है। तो ये कल्चर फेयर टेस्ट एंड ऑल्सो ये वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट भी कल्चर फेयर होते हैं। ओनली जो वर्बल टेस्ट है ये कल्चर बायस्ड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें क्या करना है, आपको एक इस तरीके से एक पिक्चर दी गई है और यहाँ पे इस मिसिंग आपको कॉलम को फिल करना है, आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं और मिसिंग आइटम को आपको बताना है। तो दिस इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, जहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स का यूज़ करके आपकी आईक्यू को टेस्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट इज कोल ब्लॉक्स डिजाइन टेस्ट। ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है, जैसे आपको एक पिक्चर दे दी गई है, इस इमेज को आपको इन ब्लॉक्स की मदद से क्रिएट करना है और यहाँ पे टाइम लिमिट दी जाती है, एक टाइम लिमिट के विद इन आपको ये बनानी होती है। तो ये आपको ये परफॉर्मेंस टेस्ट है जहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है। तो ये दोनों ही कल्चर फेयर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं है, कोई भी लिटरेरी पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस या तो परफॉर्म करनी है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, या तो इस तरीके से कुछ इमेजेस और इलस्ट्रेशंस का को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आर अवर कल्चर अप्रोप्रिएट के बेसिस पे हमारे टेस्ट। तो इसमें आ जाते हैं पहले कल्चर बायस टेस्ट, जो कल्चर बायस्ड होंगे, और नेक्स्ट कल्चर फेयर टेस्ट। कल्चर बायस टेस्ट ये बायस्ड होते हैं उस कल्चर में इन विच दे आर डेवलप्ड, ठीक है। यूजुअली अर्बन एजुकेटेड
वेस्टर्न कंटेक्स्ट। तो जिस भी कल्चर में ये टेस्ट बनाए जाते हैं उसकी तरफ बायस्ड होते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स उस कल्चर से बिलोंग करेंगे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेंगे इस टेस्ट में, और जो नहीं बिलोंग करेंगे वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दीज टेस्ट दे फेवर इंडिविजुअल्स फैमिलियर विद दोज इन्वायरमेंट। जैसे डेवलप्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज नॉर्म्स एंड कंटेंट में नॉट सूट अदर कल्चर ग्रुप। जैसे ये एशिया या फिर अफ्रीकन जो नेशंस होते हैं, अफ्रीकन सोसाइटीज़ हैं, उनको ये नहीं सूट करेंगी। ये सिर्फ जो वेस्टर्न अगर कल्चर पे कोई बेस्ड टेस्ट है तो सिर्फ वो वेस्टर्न पॉपुलेशन पे ही एडमिनिस्टर अच्छे से हो पाएगा। तो ये कल्चर बेस्ड टेस्ट होते हैं। कल्चर फेयर टेस्ट क्या होते हैं? ये दे आर डिजाइन टू रिड्यूस और एलिमिनेट कल्चर बायस। कल्चर बायस को रिड्यूस करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब कोई भी टेस्ट कल्चर फ्री नहीं बन सकता है। फ्री और फेयर में अंतर होता है। कल्चर फ्री टेस्ट बनाने की कोशिश करी गई, बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने कोशिश करी, बट दे वर नॉट एबल टू एलिमिनेट कल्चर कंप्लीटली फ्रॉम इंटेलिजेंस। वो नहीं कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है। ये हम आगे देखेंगे भी कि कल्चर इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसीलिए कल्चर फ्री नहीं, कल्चर फेयर टेस्ट बनाए जाते हैं, एंड ताकि किसी भी तरीके से कल्चर बाइसनेस को रिड्यूस किया जा सके। इसमें ऐसे आइटम्स होते हैं जो कॉमन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं अक्रॉस कल्चर्स, और किसी भी तरीके का लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट ताकि इसमें ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी वर्बल टेस्ट नहीं होगा, नॉन वर्बल होते हैं या फिर परफॉर्मेंस टास्क होते हैं, ताकि ये डाइवर्स ग्रुप डाइवर्स कल्चर्स को लिए सुटेबल हो, अप्रोप्रिएट हो। तो ये थे हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप। नेक्स्ट, कुछ मिसयूजेस भी हो सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के। क्या मिसयूज हो सकते हैं वो देखते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट वो इनइंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली मिसयूज किए जा सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पहले, पुअर परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट में अटैच अ स्टिग्मा टू चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपके किसी भी एक छोटे बच्चे का, किसी भी बच्चे का आईक्यू टेस्ट किया गया, एंड लेट्स से उसकी जो आईक्यू परफॉर्मेंस थी वो कंपेरेटिवली लो आई फ्रॉम एवरेज आईक्यू, जो कि हमें देखा 90 से 110 के बीच में एक नॉर्मल इंटेलिजेंस कंसीडर करी जाती है। उसकी आईक्यू लेट्स से आ गई 70, आ गई 70 to 80 के बीच में आई। तो अब उसकी लो आईक्यू से एक स्टिग्मा अटैच हो गया। ठीक है, स्टिग्मा अटैच हो गया कि ना, कि तुम्हारी तो लो आईक्यू है। तो इसकी वजह से हो सकता हो, इसकी वजह से बच्चा जो होगा उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी हैम्पर होगी, बिकॉज द चाइल्ड विल लूज कॉन्फिडेंस इन इट सेल्फ। उसको लगेगा इस सिर्फ आईक्यू स्कोर के बेसिस पे ही और शी विल स्टार्ट फीलिंग नेग्लेक्टेड। उसको लगने लगेगा कि आई एम नॉट इनफ। ठीक है, तो इससे एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। एंड हो सकता हो कि लो आईक्यू स्कोर्स के बाद भी द चाइल्ड, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर उसको गाइडेंस हेल्प मिले, तो ही और शी इज एबल टू कोप विद ऑल द लाइफ इवेंट्स। बट क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच हो जाती है तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो हो जाता है बच्चे का। द नेक्स्ट इज द टेस्ट में इन्वाइट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स इन द सोसाइटी। कि टेस्ट रिजल्ट से आईक्यू स्कोर से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बच्चे के साथ, कि अगर लो आईक्यू है तो बहुत ही ज़्यादा उसको नेग्लेक्ट करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अमंग हिज और हर पीयर्स। ठीक है, इसके बाद a test biased in favor of the middle class and higher class population में अंडर एस्टिमेट द IQ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत ही आसान, कि अगर जो टेस्ट मिडिल और अपर क्लास के पॉपुलेशन के लिए एडमिनिस्टर किया गया हो, तो जो लोअर क्लास पॉपुलेशन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उसमें। तो हो सकता हो कि उनके IQ अंडर एस्टिमेट हो जाए, उनको लोअर, कंपेरेटिवली लोअर उनके IQ को दिखाया जाए। This is a shortcoming, a misuse of intelligence test. And lastly, intelligence test does not capture creative potentialities and practical side of intelligence, and they also do not relate much to success in life. ठीक है, तो जो IQ टेस्ट इन जनरल, जो हमारे IQ टेस्ट होते हैं, दे डज नॉट गारंटी सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे, हम एक तरीके से देख सकते हैं, एकेडमिक स्टफ को ही मेजर करते हैं। अब अगर तुम्हारा, जैसे भी सौ दी RPM, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को एक मिसिंग आइटम को एनालाइज करना है। तो हो सकता हो कि उस टेस्ट में कुछ इंडिविजुअल्स कम स्कोर करें, बट इससे ओवरऑल उनकी लाइफ की सक्सेस को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू इंटेलिजेंस इटसेल्फ। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी जरूरत होते हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे अभी हम आगे बात भी करेंगे। देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स विच आर लिंक टू इंटेलिजेंस। सम ऑफ द मिसयूजेस जो इंटेलिजेंस टेस्ट से हो सकते हैं। तो इससे हमको ये पता लगता है कि IQ स्कोर्स पे बहुत ज़्यादा हम लोग को हैवली रिलाई नहीं करना है। कि अगर आपके किसी भी टेस्ट आपने लिया, कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट आपने लिया, और उससे आपके IQ स्कोर नॉर्मल से हो सकता हो कम, या फिर हो सकता हो ज़्यादा भी आ रहे हो, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हैवली रिलाई नहीं करना है, बिकॉज देयर आर मोर फैक्टर्स दैन इंटेलिजेंस जिससे कि सक्सेस डिटरमाइन होती है किसी भी इंडिविजुअल की। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, दिस इज अबाउट इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरीके से कौन कौन इंडिविजुअल्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट बनाए। तो सबसे पहले SM मोहसिन मेड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन हिंदी इन 1930s। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नेम हमको याद रखना है कि SM मोहसिन जो थे, इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था एक इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाने का हिंदी में 1930s में। इसके बाद CH राइस, ही ट्राई टू स्टैंडर्डाइज बिनेट का टेस्ट, जो बिनेट साइमन का टेस्ट था उसको स्टैंडर्डाइज करा, उर्दू और पंजाबी में ट्रांसलेट किया। महानलोबीज वर्कड ऑन स्टैंडर्डाइजिंग बिनेट का टेस्ट बंगाली में अराउंड द सेम टाइम।
तो आप याद कर सकते हो कि CH राइस ने बिने के टेस्ट को उर्दू और पंजाबी में स्टैंडर्डाइज ट्रांसलेट करा और महानुलोबस ने बंगाली में किया। साथ ही साथ बहुत सारे इंडियन रिसर्चर्स ने वेस्टर्न टेस्ट के लिए भी ट्रांसलेशन करें, जैसे कि RPM के 11 प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के, वेशलर के अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, एलेक्जेंडर पास अलॉन्ग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कोल्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ये पॉइंट रिलेटिवली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट 3 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड मेहता क्रिएटेड अ मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक लिस्टिंग 103 इंटेलिजेंस टेस्ट अवेलेबल इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। उन्होंने लॉन्ग एंड मेहता ने एक मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक बनाई। इस हैंडबुक में 103 इंटेलिजेंस टेस्ट थे। तो इन्होंने एक प्रॉपर, एक हम कह सकते हो इंडेक्स दिया था कि जिसके अंदर वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में जो प्रेजेंट टेस्ट थे, अवेलेबल टेस्ट थे, उनको उन्होंने लिस्ट डाउन करा। फिर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट NLEPT, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। एट NCERT हैज कंपाइल्ड एंड डॉक्यूमेंटेड इंडियन टेस्ट। तो NLEPT इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने इंडियन टेस्ट को डॉक्यूमेंट किया है। नेक्स्ट इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिया में मोस्ट पॉपुलर इंटेलिजेंस टेस्ट यही आते हैं और बहुत सारे इंट्रेंसेज में भी पूछा जाता है अबाउट भाटियाज बैटरी। तो ये याद रखो, भाटियाज बैटरी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये याद रखना यहाँ पे जरूरी है। परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें 5 सब टेस्ट होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट भाटिया बैटरी इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट। ये ग्रुप टेस्ट नहीं है, वर्बल टेस्ट नहीं है, नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग में इतना याद रखना है, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स याद कर लो। देन NLEPT की फुल फॉर्म याद कर सकते हो। भाटिया बैटरी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंड देन लॉन्ग एंड मेहता ने एक मेजरमेंट बुक बनाई। इसके बाद दीज आर सम टेस्ट विच आर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इसमें अगेन भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं SM मोहसिन का जो बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, इन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था इंडिया में। ठीक है, इतना आप याद कर सकते हो, बाकी रिलेटिवली इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट इज अवर कल्चर एंड इंटेलिजेंस। जैसे कि प्रीवियसली हम बात कर ही रहे थे कि कल्चर एंड इंटेलिजेंस दे गो हैंड इन हैंड, एंड इनको आपस में से एक दूसरे से कंप्लीटली एलिमिनेट करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कल्चर इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ अवर सेल्स, और इंटेलिजेंस से इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सो इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू द एनवायरमेंट एंड दिस एनवायरमेंट इज शेप्ड बाय द कल्चर। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ही था कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस इज कि आप अपने इन्वायरमेंट को में अडेप्ट कर पा रहे हो, उसको अपने तरीके से शेप कर पा रहे हो, और आपका इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ कल्चर। आपका इन्वायरमेंट में कल्चर आता है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग कल्चर होता है। So Vygotsky, who was a Russian psychologist, he emphasized that culture provides a social context in which people live, grow and interpret the world. He is known as a social constructivist, और उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी दी थी। एंड इन्होंने बोला कि कल्चर एक सोशल कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें एक इंडिविजुअल ग्रो करता है, इंटरप्रेट करता है अपने आसपास के वर्ल्ड को। सो इन अ लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी, जो टेक्नोलॉजिकली कम डेवलप्ड होती हैं, वो सोशल एंड इमोशनल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी रीजनिंग एंड जजमेंट पे, पर्सनल अचीवमेंट पे, इन पे ज़्यादा फोकस करती हैं। क्यों फोकस करती हैं? अब जो लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे सोशल इमोशनल स्किल, इनको एक ज़्यादा अच्छा साइन ऑफ इंटेलिजेंस देखा जाता है। लेट से आप किसी विलेज में हो, ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बूम नहीं हुई है, तो वहाँ पे अगर एक बच्चा हो सकता हो वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस ना हो, उसको इतना एकेडमिक्स में वो इतना अच्छा ना हो, बट फिर भी अगर उसके पास सोशल स्किल्स है, इमोशनल स्किल्स है, वो अपने आसपास अपने फैमिली में अपने लोगों को समझ पाता हो, इमोशनली उनको सपोर्ट कर पाता हो, सोशली उसके अच्छी स्किल्स हो, तो हम उसको एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कहेंगे इन दैट कल्चर इटसेल्फ। तो कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो जो लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप सोसाइटी है, वहाँ पे सोशल और इमोशनल स्किल्स को एक इंडिकेटर देखा जाता है इंटेलिजेंस का। वहीं पर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ है, अब अगर हम अर्बन कल्चर में आ जाए, अर्बन सोसाइटीज़ में आ जाए, जहाँ पे बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस सब कुछ है, तो वहाँ पे आपको इंटेलिजेंट तभी समझा जाएगा अगर आप यू आर वेल इक्विप्ड विद ऑल दी टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोशल इमोशनल स्किल पे इतना नहीं फोकस किया जाएगा, आपके पर्सनल अचीवमेंट पे, आपकी रीजनिंग पे, आपके जजमेंट पे, आप कितना ज़्यादा रीजन कर पा रहे हो, जज कर पा रहे हो, कितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है इंटेलिजेंस के इंडिकेटर्स में, ये आ रहा है कल्चर के बेसिस पे। ठीक है, सो अर्लियर मेनी थ्योरीज कंसिडर्ड इंटेलिजेंस एज इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर, बट मॉडर्न थ्योरीज इंक्लूड कल्चर इन्फ्लुएंसेस। तो पहले बहुत सारी जो थ्योरीज बनी कल्चर की, वो बहुत सारी जो थ्योरीज बनी इंटेलिजेंस की, वो कल्चर इंडिपेंडेंट होती थी, बट आज के टाइम पे जो भी न्यू थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज बन रही हैं, वो कल्चर डिपेंडेंट होती है, कल्चर को भी इंक्लूड करती है। जैसे स्टनबर्ग की जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होती है, वो इंटेलिजेंस को एक कल्चर डिपेंडेंट देखती है कि कल्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटेलिजेंस में और कितना ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करता है।
नेक्स्ट, वेगॉट्से बिलीव दैट वाइल बेसिक मेंटल फंक्शंस आर यूनिवर्सल, हायर मेंटल फंक्शन आर शेप बाय कल्चर। कि जो बेसिक मेंटल फंक्शन होते हैं, बेसिक मेंटल फंक्शन जैसे कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो कुछ उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस जो ऑटोमेटिक उसके बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, वो जो बेसिक मेंटल फंक्शंस हैं वो उसके यूनिवर्सल होंगे, हर एक छोटे बच्चे के पास होंगे। पर जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो कल्चर से शेप होते हैं। So, advanced society foster generalization and abstraction, speed and efficiency, mental manipulation और performance, achievement, orientation। और इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, विच इज ऑफन वॉट वेस्टर्न इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। वहीं इन कॉन्ट्रास्ट जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज होती हैं जैसे कि एशियन एंड अफ्रीकन कल्चर्स जो हैं, ये वैल्यू करते हैं सोशल स्किल्स को, सेल्फ रिफ्लेक्शन को, कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन बेसिकली फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल ले तो जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, जैसे हमारा एशियन कल्चर, हमारा इंडियन सोसाइटी एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा इफ़ आप लोगों को, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आसपास लोगों को हेल्प कर रहे हो, इमोशनली उनके चीज़ों को समझ रहे हो, तो देन यू विल बी कंसिडर्ड अ वाइज मैन, आपको समझा जाएगा एक अच्छा आदमी। इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न कल्चर्स, वेस्टर्न कल्चर्स में आप अगर बहुत ही अचीवमेंट आप ओरिएंटेड हो, बहुत ही आपने कुछ अचीव कर रखा हो, बहुत ही ज़्यादा आप स्पीड, एक्यूरेसी, बहुत परफॉर्मेंस, एफिशिएंट परफॉर्मेंस है आपकी, तब आपको इंटेलिजेंस समझा जाएगा। तो कल्चर का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऑन इंटेलिजेंस। अलग अलग कल्चर्स में इंटेलिजेंस के इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं। और एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, इफ़ अगर इंडिया में बात, अ फार्मर जिसके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है बट ही कैन प्रिडिक्ट मानसून पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, जो अर्ली मानसून पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकता है अपने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, तो उसको भी उस कंटेक्स्ट में, अपने उस कंटेक्स्ट में उसको इंटेलिजेंस माना जाएगा। तो कल्चर और इंटेलिजेंस, दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो जहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न कल्चर में स्पीड, कंपटीशन, पर्सनल सक्सेस, इसको ज़्यादा वैल्यू करा जाता है, इसको इंडिकेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है। वहीं पे नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में रिलेशनशिप्स, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रुप हार्मनी, ठीक है, इन सबको, कलेक्टिविस्टिक कल्चर, इन सबको इंडिकेटर्स माना जाता है इंटेलिजेंस का, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने आसपास देख सकते हो कि इंटेलिजेंस के भी अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग नोशन होते हैं एज पर द कल्चर इन विच यू आर, ठीक है। तो अब इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट इन कंट्रास्ट टू टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जो कि हम वेस्टर्न कल्चर्स में देखते हैं। द इंडियन ट्रेडिशन एम्फसाइजेज इंट्रीगल इंटेलिजेंस। इंडिया में हम लोग इंट्रीगल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इंट्रीगल इंटेलिजेंस जो कि एक हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जो कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स इंटेलिजेंस, विच फोकसेज ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट। Indian thinkers view intelligence from a holistic perspective, giving equal attention to both cognitive and non-cognitive processes as well as their integration। तो हम लोग जो इंडियन थिंकर्स हैं या फिर इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन कल्चर में इंटेलिजेंस को एक पूरे हॉलिस्टिक तरीके से देखा जाता है, जहाँ पे थॉट, इमोशंस, एक्शन, वैल्यूज, इन सबका एक इंटीग्रेटेड ब्लेंड इज इंटेलिजेंस, ठीक है। इट इज़ अबाउट हाउ यू लिव, हाउ यू फील एंड हाउ यू बिहेव इन द वर्ल्ड, एंड नॉट जस्ट अबाउट हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व अ पजल, जैसे कि अभी हम इंटेलिजेंस टेस्ट में देखते आ रहे हैं। तो इंटेलिजेंस, इंडिया में इंटेलिजेंस का नोशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न नोशन। नेक्स्ट, द संस्कृत वर्ड बुद्धि, ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, हैज अ मच ब्रॉडर स्कोप देन द वेस्टर्न आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बुद्धि में क्या क्या इंक्लूड होगा अकॉर्डिंग टू जेपी दास? मेंटल एफर्ट, मेंटल एफर्ट मतलब आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, ठीक है, कितना हार्डवर्क कर सकते हो, कितना आप डिटरमाइंड हो, आपकी फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस, सेल्फ अवेयरनेस, विल पावर, नॉलेज, डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, ऑल दिस कंप्रोमाइज बुद्धि, ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो हार्डवर्क भी कर रहा है, ठीक है, अब प्रेशर में डिटरमाइंड भी होकर काम भी कर पा रहा है, अपने इमोशंस को रेगुलेट भी कर पा रहा है, टीचर्स को, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट भी कर रहा है, वो एक रियल बुद्धि शो करेगा। एंड नॉट जस्ट सिर्फ अपने पर्सनल सक्सेस से नहीं, एवरीथिंग, पूरे होलिस्टिक सारे पर्सपेक्टिव्स को जब वो इंटीग्रेट करेगा तब हम उसको एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल बोलेंगे इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो बुद्धि रिफर्स टू सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, अपने अपने कंसाइज के बारे में, अपने विल, अपने डिजायर्स के बारे में कितनी अवेयरनेस है। Thus, intelligence in the Indian tradition is seen as the blend of cognitive, emotional and motivational capacity। तो cognition तो है ही, इमोशनल भी है, मोटिवेशनल भी है, इन सबके डीपली इंटीग्रेटेड एंड सेल्फ अवेयर ह्यूमन बीइंग को ही हम लोग एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल बोलेंगे। So, unlike the Western views which primarily focus on cognitive parameters, इंडिया में facets of intelligence होते हैं। 4 facets of intelligence देखे जाते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कॉग्निटिव कैपेसिटी। कॉग्निटिव कैपेसिटी इज सेंसिटिव टू कंटेक्स्ट, आप
अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है, आप अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर पा रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हो, दैट इज कॉग्निटिव कैपेसिटी. सोशल कॉम्पिटेंस, जहाँ पे आप सोशल ऑर्डर को रिस्पेक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो एल्डर्स को, यंग को, नीडी को, दूसरों के बारे में भी कंसर्न दिखा रहे हो. आप फॉर एग्जांपल आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हो, अपने यंगर्स को हेल्प कर रहे हो, ठीक है, रिस्पेक्टफुली सुन रहे हो बड़ों की बात, तो दिस इज सोशल कॉम्पिटेंस. इमोशनल कॉम्पिटेंस, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो, सेल्फ मॉनिटर कर रहे हो, ऑनेस्टी है आपके अंदर, पोलाइटनेस, सेल्फ इवेलुएट कर रहे हो, दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस. फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हो. आपको गुस्सा आ रहा है व्हेन यू आर एंग्री, बट यू नो कि आप एंग्री हो, एंड इस टाइम पे इट इज़ नॉट राइट कि आप कुछ भी बोलो, तो इट इज़ नॉट राइट कि आप इस टाइम पे शाउट करो. तो दिस इज इमोशनल कंपिटेंस. यू आर एबल टू मैनेज योर इमोशंस, यू आर एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस, यू हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग योर इमोशंस. ये होता है इमोशनल कंपिटेंस. देन एंटरप्रेन्योरल कंपिटेंस, विच इज कमिटमेंट, परसिस्टेंस, हार्डवर्क, पेशेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स करना, ठीक है, आप परसिस्टेंट हो, विजिलेंस है आपके अंदर, डिटरमाइंड हो अपने, यू आर नॉट गिविंग अप, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरल कंपिटेंस. तो ये कुछ फैसेट्स हैं इंटेलिजेंस के. इन इंडियन कंटेक्स्ट इंटेलिजेंस is measured on these parameters and not just limited to cognitive parameters as in western cultures. तो ये था culture and intelligence and culture in Indian context. Next is emotional intelligence. जैसे कि हमने बात ही करी थी पहले कि इंटेलिजेंस इट इज़ नॉट, कि इंटेलिजेंस इट कैन नॉट डिटरमाइन योर सक्सेस इंटायरली. कि अगर आपके IQ स्कोर लेट से बहुत हाई आ रहे हो तो इट विल नॉट डिटरमाइन सक्सेस इन योर लाइफ, बिकॉज इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एवरीथिंग यू डू. अगर आप अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो, उनको रेगुलेट कर पा रहे हो, उनको यू आर सेल्फ अवेयर ऑफ इमोशंस, इट इज़ मोर लाइकली कि आपके IQ स्कोर्स कम है, बट इफ़ यू हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस यू विल बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ. तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ऑफन वो सुपरसीड भी कर जाता है इंटेलिजेंस को, IQ को. The emotional intelligence expanded traditional view of intelligence by including emotions. It aligns with Indian tradition of viewing intelligence as a blend of cognitive and emotional components. जैसे कि हमने इंडियन व्यू भी देखा इंटेलिजेंस का, वहाँ पे भी इमोशंस को इंपॉर्टेंट देखा जाता है. EI इन्वॉल्व स्किल्स फॉर एक्यूरेटली अप्रेजिंग, एक्सप्रेसिंग एंड रेगुलेटिंग इमोशंस. अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करना, उनको एक्सप्रेस करना. इट इज़ नोन एज द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस. इसको इंटेलिजेंस का फीलिंग साइड बोलते हैं. A high IQ alone is not sufficient for success in life. EI plays a crucial role. Very important. कि सिर्फ IQ alone से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. It cannot guarantee success in life. इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Many academically intelligent individuals fail in relationships and personal life due to low emotional intelligence. ठीक है, तो बहुत सारे इवन स्मार्ट लोग भी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में अगर वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं. बेसिकली अगर उनकी लो इमोशनल इंटेलिजेंस है, देन दे ऑल्सो फेल इन लाइफ, दे टू सक्सीड इन लाइफ. तो द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सैले एंड मेयर. ये इंपॉर्टेंट है. तो किसने इंट्रोड्यूस करा था इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को? सैल्वे एंड मेयर ने. सैल्वे एंड मेयर ने इंट्रोड्यूस करा था कंसेप्ट को, एंड गोलमैन ने और ज़्यादा पॉपुलराइज किया था, ठीक, और ज़्यादा पॉपुलर किया था. तो इंट्रोड्यूस किसने किया था? सैल्वे एंड मेयर ने, बट और ज़्यादा पॉपुलराइज किसने किया था? गोलमैन ने. तो इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की डिफिनेशन दी थी, इसको आप लर्न कर लेना. द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस, अपने खुद के और दूसरों के इमोशंस को मॉनिटर करना, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग आप पहचान पा रहे हो आप कि अच्छा इस टाइम पे आई एम फीलिंग एंग्री, इस टाइम पे आई एम फीलिंग सैड, एंड दिस इज जस्ट माई इमोशन एंड दिस विल फेड अवे विद टाइम. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट करना अपने इमोशंस में, दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से दूसरों के इमोशन को समझना, एंड यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड एक्शन. और इस अपने इमोशंस को इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपने एक्शंस को गाइड करना कि यू नो कि यू आर एंग्री, तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको शाउट नहीं करना है, बिकॉज एंगर तो फेड अवे हो जाएगा, बट वो वर्ड्स वापस आपके नहीं आ पाएंगे. तो ये होता है पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इमोशनल इसी तरीके से, जिस तरीके से IQ को हम लोग इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, इमोशनल क्वेश्चन EQ को हम लोग यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस. EI हेल्प्स इंडिविजुअल प्रोसेस इमोशनल इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली. एजुकेटर्स आर इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन EI टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फेसिंग स्ट्रेस एंड लाइफ चैलेंजेस. एंड आज ठीक है, तो EI बेस्ड प्रोग्राम्स इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, कोऑपरेटिव बिहेवियर, रिडक्शन इन एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड readiness टू फेस रियल वर्ल्ड challenges outside the classroom. The characteristics of emotionally intelligent persons: दे परसीव एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. ठीक है, फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स इमोशंस में सेंसिटिव होंगे. परसीव एंड बी सेंसिटिव टू वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस इन अदर्स बाय नोटिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस. रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स सो दैट यू टेक देम इनटू अकाउंट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग डिसीजंस. इमोशंस को थॉट्स के साथ लिंक करते हैं
उसके बाद को डिसीजन लेते हैं। अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस, कि वो इमोशंस की इंटेंसिटी को समझते हैं और फिर और उसकी उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, इमोशंस का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है खुद पे। कि कभी कभी होता है बहुत ही एंग्री हो गए हो, बहुत ही सैड होगा, तो आप न्यूट्रल तरीके से, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में आप नहीं सोच कर पाते हो। तो यू हैव टू रिमेंबर कि वो इमोशंस एंड दीज विल फेड अवे। इस टाइम पे हमको कुछ भी ऐसा इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है। कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं, एंड देयर एक्सप्रेशंस व्हाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव हार्मनी एंड पीस। These are some of the characteristics of an emotionally intelligent person. Next topic is special abilities. ठीक है, तो इसमें वी विल टॉक अबाउट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बारे में वी हैव डिस्कस इन द पार्ट फर्स्ट। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट असेस जनरल मेंटल एबिलिटी, वेल एप्टीट्यूड रिफर्स टू स्पेशल एबिलिटीज इन स्पेसिफिक एरियाज और फील्ड्स। अच्छा, एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल, एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल ऑफ एक्वायरिंग अ स्किल, पोटेंशियल ऑफ एक्वायरिंग अ स्किल, कि आप कोई भी स्किल को अक्वायर करने का आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। आपको वो स्किल अभी आती नहीं है, बट इफ़ गिवन राइट ट्रेनिंग, राइट गाइडेंस, राइट इन्वायरमेंट, तो उसमें आपके अंदर कितना पोटेंशियल है वो स्किल को अक्वायर करने में। ठीक है, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटेलिजेंस, जो कि एक जनरल मेंटल एबिलिटी होती है। एप्टीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटिंग वंस कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को, एंड Psychologists observe that even people with similar intelligence level may perform very differently in specific skill domains. तो इंटेलिजेंस और एंड एप्टीट्यूड ये दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अ क्लासमेट में भी ग्रेट एट मैथ्स, मतलब वो IQ उसकी अच्छी है, इंटेलिजेंट है वो, बट ज़रूरी नहीं है वो म्यूजिक में भी अच्छा हो, वो मैकेनिक्स में भी अच्छा हो, वो लिटरेचर में भी अच्छा हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल जिसकी हाई IQ हो वो अदर स्किल्स में भी एक्सेल करे, वो अदर स्किल्स में भी एक्सेल करे। हो सकता है उसमें वो ना अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड कैन बी इनहैंस विद प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, तो सक्सेस के लिए, फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड, बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट आर इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल जो तुम कर सकते हो इफ गिवन राइट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। इंटरेस्ट इज द प्रेफरेंस जो तुम करना चाहते हो, वांट टू डू। ठीक है, तो अगर किसी का मान लो इंटरेस्ट है किसी चीज़ में बट ही और शी लैक्स एप्टीट्यूड, और इंटरेस्ट नहीं है बट ट्रेनिंग बहुत मिल रही है, तो इन दोनों से ही द आउटकम इज अनलाइकली टू बी सेटिस्फाइंग, तो आउटकम अच्छा नहीं आएगा। जैसे अ पर्सन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, इंटरेस्ट है मेडिसिन में, ठीक है, पर अगर उसको एप्टीट्यूड नहीं मिला, बट विदाउट द एप्टीट्यूड में स्ट्रगल इन मेडिकल स्कूल। अगर उसका इंटरेस्ट था मेडिसिन में, तुम अच्छे, तुमने यू इनरोल योर सेल्फ इन द मेडिकल स्कूल, ठीक है, तुम जाते हो, बट वहाँ पे तुम्हारी फैकल्टी नहीं अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं अच्छा, टीचर्स नहीं अच्छे, तो ट्रेनिंग तुमको नहीं अच्छी मिली, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो हो सकता हो इन दिस, इस वजह से यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल। तो इंटरेस्ट के साथ साथ एप्टीट्यूड, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना भी ज़रूरी है। देन अ पर्सन जिसको हो सकता है वो एप्टीट्यूड अच्छा हो, उसको अच्छा एप्टीट्यूड मिले, अच्छा उसके पास पोटेंशियल है, अच्छी ट्रेनिंग मिले, बट उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो आर्टिस्ट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तुमने डांस क्लास ज्वाइन कर ली, डांस टीचर बहुत अच्छे थे तुम्हारे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट तुम्हारा डांसिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं आएगा डांस करने का, रिहर्स करने का। तो एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट दीज गो हैंड इन हैंड। अगर इंटरेस्ट अच्छा है, इंटरेस्ट है तुम्हारा, एप्टीट्यूड भी मिल रहा है, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि यू विल बी परफॉर्म गुड। तो जिस तरीके से हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं उसी तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं। दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आल्सो नोन स्पेशलाइज्ड एंड मल्टीपल आल्सो नोन एज जनरलाइज्ड। तो जो इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं किसी एक वन स्किल को मेजर करते हैं, एक ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्किल को मेजर करते हैं, जैसे क्लरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग एप्टीट्यूड, जो तुम्हारी ये सिर्फ एक स्किल को मेजर कर रहा है। टाइपिंग एप्टीट्यूड तुम्हारी टाइपिंग को मेजर कर रहा है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी को मेजर कर रहा है, ये सिर्फ एक स्किल को मेजर करते हैं। वहीं पे जो मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये सेवरल एप्टीट्यूड्स को एक साथ ही मेजर करते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट बैटरी के फॉर्म्स में होते हैं, जहाँ पे एक ही टाइम पे मल्टीपल स्किल्स को मेजर करते हैं। और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डैट इज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग्स। इसमें 8 सब टेस्ट होते हैं, 8 सब टेस्ट होते हैं, याद रख लो। वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशंस, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज यूजेस। तो ये याद रख सकते हो, 8 सब टेस्ट होते हैं। सारे नाम अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना 8 सब टेस्ट होते हैं इन डैट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट JM ओझा हैज़ डेवलप्ड एन इंडियन अडेप्टेशन ऑफ डैट। तो ये द पर्सन जिन्होंने डैट का एक इंडियन अडेप्टेशन, इंडियन ट्रांसलेशन वर्जन दिया वो होते हैं JM ओझा। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर फॉर टुडे इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग नॉवल, कोई नई चीज़ बनाना, कोई नई चीज़ बनाना इज क्रिएटिविटी। प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू एंड यूनिक, जब आप कुछ यूनिक जो बाकी लोगों ने नहीं किया हो, बाकियों से थोड़ा अलग हो, यूनिक हो एंड कुछ नया हो, दैट इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में देख सकते हैं, राइटिंग में, डांसिंग में, म्यूजिक में, पोइट्री में, साइंस में, ये सब अलग अलग फील्ड्स में वी कैन सी क्रिएटिव इंडिविजुअल्स।
ठीक है। तो जैसे कुछ नए इन्वेंशंस हो गए, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ। तो ये सब क्या था, ये एग्जांपल्स है क्रिएटिविटी के। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पोएम्स, पेंटिंग्स, साइंटिफिक डिस्कवरी बहुत सारी हुई, जैसे कि हम न्यूटन के लॉज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, लीगल इनोवेशन, ये सब एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी के। ट्रेडिशनली क्रिएटिविटी वॉज लिंक टू ग्रेट फिगर्स जैसे कि टैगोर, आइंस्टाइन, रामानुजन, जिन्होंने अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही कुछ नया और यूनिक उन्होंने कुछ प्रोड्यूस करा। ट्रेडिशनली क्रिएटिविटी को सिर्फ इस तरीके से देखते थे, बट आज के टाइम में क्रिएटिविटी का स्कोप ब्रॉड हुआ है और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स तुमको भी क्रिएटिव माना जा सकता है। जैसे कि पॉटर्स, अगर तुम कुछ भी अपनी फील्ड में कुछ भी नया इनोवेट कर दे रहे हो तो हाँ, यू आर कंसिडर्ड क्रिएटिव। कारपेंटर्स हो गए, कुक्स हो गए, इन सबको भी क्रिएटिव माना जा सकता है। तो दो लेवल्स हो सकती हैं क्रिएटिव की। सबसे पहले हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, जहाँ पे हम कंप्लीटली नए आइडियाज़ या प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने कंप्लीटली एक न्यू थ्योरी बना दी जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं, ये सब हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट को हम लोग जीरो के इन्वेंशन से लिंक करते हैं, तो ये सब हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है। अनदर लेवल जहाँ पे हम कुछ नया, इतना नहीं कंप्लीटली नए आइडियाज़ को नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहा है या फिर नया यूज़ दे रहे हैं टू एग्जिस्टिंग आइडियाज़। मम्मी ने कुछ तो लेफ्ट ओवर आइटम्स पड़े थे फ्रिज में, उनको मॉडिफाई करके कम्प्लीटली नई चीज़ बना दी, तो दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी। शॉर्ट्स नहीं होते, लेफ्ट ओवर राइस से कुछ एप्पल पाई बना दी, लेफ्ट ओवर राइस से कुछ बना दिया, लेफ्ट ओवर रोटी से कुछ बना दिया, तो दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी, जहाँ पे हम नया यूज़ दे रहे हैं टू एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। द इमेजिनेशन डेवलप्स इन अर्ली चाइल्डहुड। अगर आप क्रिएटिव होंगे तो आप अर्ली चाइल्डहुड में ही ये इमेजिनेशन, इसका डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, ऑफन एक्सप्रेस थ्रू नॉन वर्बल या फिजिकल एक्टिविटीज़। जैसे जैसे लैंग्वेज भी डेवलप होता है, हमको वर्बली भी ये क्रिएटिविटी एक्सप्रेस हो जाती है। लर्निंग क्रिएटिविटी में भी रिवील थ्रू अ चाइल्ड सेल्फ स्टूडेंट एक्टिविटीज़। सम चिल्ड्रन नीड प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले तो अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को शो भी कर सकते हैं। The causes of variation in creativity. Creativity result from a complex interaction of heredity and environment. Just like intelligence, creativity भी heredity और environment इन दोनों के interaction से आती है। Heredity sets the potential limits. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ बच्चे होते हैं, हम देखते हैं बचपन से बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, बचपन से छोटी उम्र से बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, तो डैट इज़ हेरिडिटी, कि वो हेरिडिटली ही थ्रू देयर जीन्स उनके अंदर एक क्रिएटिवनेस है फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड। बट साथ ही साथ अगर इन्वायरमेंट अच्छा, मोटिवेशन अच्छा, फैमिली सपोर्ट, ट्रेनिंग मिले तो इससे और ज़्यादा उनका पोटेंशियल रियलाइज हो सकता है। वेल ट्रेनिंग कांट टर्न एवरीवन इनटू अ जीनियस, इट कैन रेज क्रिएटिविटी लेवल्स बियॉन्ड द करंट स्टेट। अब ट्रेनिंग हर किसी को जीनियस नहीं बना सकती है। इट इज़ ऑल्सो कि अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, खुद से नहीं है, तो ट्रेनिंग भी एक सर्टन लेवल तक ही आपको क्रिएटिव बना देगी, उसके बाद उसके बियॉन्ड वो आपको हेल्प नहीं कर सकती है। एवरी इंडिविजुअल कैन इन्हांस द क्रिएटिविटी विद द राइट स्ट्रैटेजीज एंड कंडीशंस, बट टू अ लिमिटेड लेवल। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, इन दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। रिलेटेड है बट दे आर टू डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अ पर्सन मे बी इंटेलिजेंट बट नॉट नेसेसरली क्रिएटिव एंड वाइस वर्सा। सो अ पर्सन मे बी इंटेलिजेंट बट मे नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, ठीक है। तो हो सकता हो कि एक पर्सन इज इंटेलिजेंट बट ही और शी इज़ नॉट क्रिएटिव। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक लड़की है सुनीता, शी इज़ हाई इन इंटेलिजेंस, बहुत टॉप ग्रेड्स अचीव करती है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, बट लैक्स ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे मान लो क्लास में एक लड़की है लेट्स से, और वो हमेशा बहुत, उसके अच्छे नंबर आते हैं, हमेशा एकदम टाइम पे होमवर्क करती है, जो बोला गया हमेशा याद करके आती है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, तो हम कहेंगे कि हाँ, कहेंगे हाँ कि ये लड़की हैज़ हाई IQ, अच्छी IQ है, बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि उसके पास क्रिएटिविटी भी होगी, वो नॉवल आइडियाज़ भी क्रिएट कर पाएगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी। वहीं पे एक और दूसरी लड़की है, लेट्स से रीता, शी इज़ एवरेज एकेडमिकली बट इम्प्रोवाइजेज एंड जनरेट्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इससे पता लग रहा है कि वो IQ में तो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस में इतनी अच्छी नहीं है, बट वो क्रिएटिव है बिकॉज वो नए आइडियाज़ को जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ से एक डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो इंडिविजुअल अच्छी इंटेलिजेंस होगी जिसके पास, वो क्रिएटिविटी भी पोजेस करता हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, हाई IQ डज नॉट गारंटी हाई क्रिएटिविटी। अगर IQ हाई है तो उससे क्रिएटिविटी भी हाई होना ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। क्रिएटिव पीपल में हैव एवरेज और हाई इंटेलिजेंस। क्रिएटिव है अगर आप, तो हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो, नॉर्मल या हाई इंटेलिजेंस हो, ठीक है, बट हाई IQ डज नॉट नेसेसरी मीन कि आपके पास क्रिएटिविटी होगी ही होगी। इंटेलिजेंस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ऑल्सो इंटेलिजेंस नेसेसरी है, क्रिएटिव आप एकदम ही मेंटली रिटार्डेड हो, इंटेलेक्चुअली डिफिशिएंट हो, तब तो दिक्कत होगी आपको, तब तो आपको सिंपल टास्क करने में भी दिक्कत होगी, तो क्रिएटिविटी तो फिर इट इज़ फार बिहाइंड, इट इज़ फार अहेड। बट फॉर क्रिएटिविटी एक आइडियल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एक सफिशिएंट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एवरेज इंटेलिजेंस होनी चाहिए, नॉट
नेसेसरली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, ठीक है। तो एक सर्टन थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटिव, बट बियॉन्ड दैट देयर इज लिटिल कोरिलेशन, बहुत ही कम कोरिलेशन है। अब थोड़ी तो इंटेलिजेंस होनी ही पड़ेगी, वरना फिर आप बिल्कुल कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर पाओगे। सो जिस तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उस तरीके से क्रिएटिविटी के भी टेस्ट होते हैं। अब जो क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं ये डाइवर्जेंट होते हैं, मतलब ये बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स लेके आ सकते हैं, इसीलिए ये ओपन एंडेड होते हैं। एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं क्लोज एंडेड। व्हाट डू वी मीन बाय ओपन एंड क्लोज एंडेड टेस्ट? क्लोज एंडेड टेस्ट वो होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक आंसर ही देना होगा। हो सकता है उसमें आपको सिर्फ यस और नो देना हो, ट्रू और फॉल्स देना हो, या फिर कुछ आप क्वेश्चनरी देखोगे तो उसमें होता नहीं कि वेरी लाइकली, लाइकली, वेरी अनलाइकली, अनलाइकली, न्यूट्रल। तो ये क्लोज एंडेड टेस्ट है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चनरीज या ओपन एंडेड टेस्ट कौन से होते हैं? जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस को फ्रीली लिख सकते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे एक लिमिटेशंस नहीं है। तो इसीलिए जो क्रिएटिव टेस्ट होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं, और जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं कन्वर्जेंट होते हैं, सिर्फ एक करेक्ट आंसर मानते हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंस टेस्ट में यूजुअली लैंग्वेज और सिंबल्स आते हैं, वहीं पे क्रिएटिव टेस्ट में फिगर्स होंगे, एक्शंस होंगे, साउंड्स होंगे, वर्ड्स होंगे, एक्सेट्रा। कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक शेप दे दिया गया और उससे बोला गया कि ड्रॉ समथिंग यूनिक यूजिंग दैट शेप। तो ये सब क्रिएटिविटी वाले टेस्ट होते हैं जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स, फिगर्स, एक्शन, साउंड्स, इन सब का यूज़ करके कुछ ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन पे फोकस होता है। वहीं पे इंटेलिजेंस टेस्ट वही बेसिक ट्रेडिशनल मेमोरी, लॉजिक, रीजनिंग, एक्यूरेसी, इन सब पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट वैरायटी ऑफ आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, कि न्यू रिलेशनशिप्स देखते हैं बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स, यूजेस इमेजिनेशन टू पुट थिंग्स इन न्यू कंटेक्स्ट, और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जहाँ पे हम मल्टीपल डायरेक्शन में सोचते हैं। कुछ फेमस क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलपर्स कौन कौन से थे? जेपी गुलफोर्ड, ठीक है, ई पॉल टॉरेंस। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और आज हम लोगों ने मेनली वी टॉक्ड अबाउट आईक्यू के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, ठीक है। अगर आईक्यू 70 से कम है डिफिशिएंसी है, अगर आईक्यू 130 से ज़्यादा है तो गिफ्टेडनेस है, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी। उसके बाद हमने इंटेलिजेंस टेस्ट देखे, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट एंड कल्चर फ्री टेस्ट। हमने अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस के टेस्ट देखे, इमोशनल इंटेलिजेंस को देखा, इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया देखा, कल्चर एंड इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा। सो विद दिस नाउ आई विल रैप अप दिस वीडियो एंड एनसीईआरटी से पढ़ो, मेक योर सेल्फ नोट्स एंड कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।